गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में जो पेपर फर्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, उसके बारे में हम सब पढ़ रहे थे। जो इसमें पहले टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र। तो उसमें विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम सब देखेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र है जिनका प्रभाव, जिनको समझना संस्था के लिए हितकारी होगा। तो सबसे पहला इसमें बिंदु है मांग विश्लेषण और उसका पूर्वानुमान। तो मांग विश्लेषण से क्या तात्पर्य आपका? तो मांग विश्लेषण में यानी किसी भी वस्तु की बाजार में कितनी डिमांड है और किस वस्तु की अधिक है, किस वस्तु की कम है, तो उसका व्यावसायिक प्रबंधकों को ध्यान रखना होता है। बड़ी सजगता से उन्हें इस क्षेत्र में कामकाज करना होता है। उन्हें पता रहना चाहिए कि बाज़ार की में डिमांड बदल रही है, डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, तो उसका उनको किस टाइम पर ज़्यादा होती है तो उसी के अनुरूप उनको उत्पादन करना होता है। उनकी लागतों का निर्धारण और जो मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, मांग विभेद, उसकी जो आय लोच है, मांग की आड़ी लोच है, कीमत लोच है, उन सब के बारे में उनको अच्छे से मालूम रहना चाहिए ताकि इन आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वह प्रबंधक मांग का पूर्वानुमान लगा सके। तो मांग विश्लेषण के बारे में इससे आगे थर्ड जो चैप्टर है उसमें विस्तार से चर्चा भी की जाएगी, लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र यह होता है और मांग विश्लेषण करके मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि बिक्री और स्टॉक बिक्री का भी जो अपना लक्ष्य होता है वो कितना तय किया जा सके और उत्पादन भी उसके अनुरूप किया जा सके। अगला बिंदु है उत्पादन फलन। तो प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन किसी भी वस्तु के क्या है कि भौतिक उत्पादन, फिजिकल रूप से क्या प्रोडक्ट हुआ और उसके जो साधन हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, इसी को उत्पादन फलन कहा जाता है। अब क्या है कि साधन होते हैं सीमित और आवश्यकता होती है ज़्यादा। अब उन न्यूनतम हम सीमित साधनों से अधिकतम उत्पादन करना और कम लागत पर ऐसा सहयोग करना ताकि संस्था को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। अब जो ये साधन है, साधनों को हम मुख्य रूप से 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। अब अपने क्लासरूम में ही मान लो आप मेज है, अब यहाँ पर क्या क्या है साधन, हम यहाँ पर ये क्लासरूम बनाया, अब इसमें हम पढ़ भी रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको भूमि, सबसे पहले आपको भूमि दी, उस पर ये मकान टिका हुआ है तो भूमि होगी। फिर पूंजी लगा करके ये बिल्डिंग बनाई गई। श्रम, फिर हमारे को यहाँ अपॉइंट किया गया ताकि आपको यहाँ पर पढ़ाया जा सके। और साहस क्योंकि यह सरकार के द्वारा उठाया गया है, जब ये इसलिए वहाँ न लाभ ना आने के हिसाब से काम काज किया जाता है, लेकिन यह निजी संस्था होती है और मैं उसमें यहाँ काम कर रहा होता तो जो संस्था का निदेशक है, स्वामी है, उसके द्वारा क्या होता, जोखिम लिया जाता कि मैं इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में मान लो ये महाविद्यालय खोला है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पर छात्र आएंगे नहीं आएंगे छात्र, तो वह एक क्या है, यह भी एक उत्पादन हो गया। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन का अध्ययन करना। तीसरा है लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण में क्या होता है, कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए न्यूनतम लागत का पर किस प्रकार से उसको तैयार किया जा सके। अब इसके लिए पैमाने की बचतें व हानियाँ, उत्पादन फलन, लागत नियंत्रण, ये सभी बिंदुओं का अध्ययन आपको आगे विस्तार से एक एक चैप्टर है इनके बारे में वहाँ समझाया जाएगा। और वस्तु की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इस प्रकार 4 भागों में बांटते हैं इसको। इनमें आपस में क्या संबंध होता है तो उनका अध्ययन करके संस्था के हितों को पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है माल सूची प्रबंध यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि संस्था के मन में यही होता है कि आप उत्पादन कर रहे हो तो उत्पादन जो कर रहे हो वह न्यूनतम लागत पर आपके पास स्टॉक रहे, और स्टॉक इतना रहेगी ना तो कम रहे ना कम भी ना पड़े। कि आपने पूंजी को ध्यान रखा कि हम ज़्यादा पूंजी नहीं लगाएंगे तो फिर वो बार बार उसको प्रोडक्ट को तैयार करने में गैप लगेगा। तो इसलिए इसके लिए विभिन्न तकनीकें हैं, ABC विश्लेषण है, वायर्ड विश्लेषण है, और भी अन्य आर्थिक नीतियों के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। अगला बिंदु है कीमत प्रणाली विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन के अंतर्गत व्यावसायिक प्रबंधकों के द्वारा जो संस्था के लिए उत्पादन नीति तय करी, लागत न्यूनतम लागत पर उन्होंने अधिकतम उत्पादन कर दिया। अब जो उत्पादन किया वो तैयार भी ऐसा किया कि वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, रंग रूप चाहे से डिज़ाइन हो किसमें बाज़ार की मांग के अनुरूप उन्होंने तैयार कर दिया, लेकिन उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, अपने को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो वो नहीं किया तो बाज़ार में वो उनका जो तैयार किया हुआ माल वो पड़ा रहेगा, बिकेगा नहीं। तो इसके लिए विज्ञापन पर खर्च भी करना होता है। ये भी इसको लागतों में शामिल करते हैं ताकि संस्था के विक्रय में वृद्धि अधिकतम हो सके। अगला बिंदु है कीमत प्रणाली। तो कीमत प्रणाली से क्या तात्पर्य है? कीमत प्रणाली, अब कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है आजकल। ऐसे नहीं कि आपने उत्पादन कर लिया उसकी लागतों का निर्धारण, कीमत कितनी रखी जाए, उसमें लाभ की मात्रा कितनी शामिल हो, सामान्य लाभ है या कौन से बाज़ार है जिसमें अपन सामान्य, जैसे एकाधिकारी फर्म होती है, मोनोपोली है जिसकी बाज़ार में, वो उसका कीमत को वो अल्पकाल में उसको असामान्य लाभ भी कमा सकता है, दीर्घकाल में भी कमा सकता है, लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वो असामान्य लाभ नहीं कमा पाएगा। तो उसमें क्या करेगा, सामान्य लाभ ही ले पाएगा। तो ये उसमें कीमत की लीडरशिप क्या रखी जाए, और बाज़ार के विभिन्न जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या अपूर्ण प्रतियोगिता है, तो उसके अनुरूप ये कीमतों का निर्धारण किया जाता है। अगला बिंदु है संसाधनों का आवंटन। रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करोगे? क्योंकि संस्था के पास साधन है सीमित और उनके विकल्प तो हम समझते हैं कि उपयोग वैकल्पिक होते हैं। निर्णय यह लेना होता है कि बाजार में जो प्रतियोगिता है कौन सी अवस्था उसकी, उसके अनुसार साधनों का बंटवारा सही रूप से किया जाए ताकि अपने को अधिकतम लाभ की प्राप्ति या संस्था के हितों की पूर्ति आसानी से की जा सके। इसके लिए आप जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग हो हैं या फिर अन्य जो सांख्यिकी या प्रचलन अनुसंधान जो ये सब्जेक्ट उसके अनुसार अपने विषय दिखाया गया था, उनके जो सिद्धांतों का हिसाब से अपन साधनों का बंटवारा किया जा सके और ताकि न्यूनतम लागत सहयोग भी अपने को प्राप्त हो। अगला बिंदु है पूंजी प्रबंध। पूंजी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, यानी पूंजी की समस्या आती है। पूंजी प्रबंध एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गहन रूप से अध्ययन करना होता है, क्योंकि पूंजी की उपलब्धता रहती है सीमित और उसे प्राप्त करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी के बदले क्या देना होता है, ब्याज। तो अपने को बाज़ार से डेप्ट लिया जाए, डेप्ट यानी ऋणों के माध्यम से संस्था को पूंजी प्रदान की जाए या अंश बाजार के माध्यम से अंशों की जारी करके। अगला है लाभ प्रबंध। अब लाभ प्रबंध भी आप सोचोगे कि ये भी एक क्षेत्र होता है, क्योंकि लाभ या अनिश्चितता से भरा हुआ है। अब इसमें संभावित होता है कि ये लाभ होगा या नहीं है, तो लाभ भी कौन सा हो, सामान्य लाभ हो, असामान्य लाभ हो या सकल लाभ, शुद्ध लाभ है, करों के पूर्व करों के बाद, कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो उनका निर्धारण भी संस्था के द्वारा, व्यवसायिक प्रबंधकों के द्वारा इन नीतियों के माध्यम से किया जाता है। अनिश्चितता के अधीन निर्णय सिद्धांत। अनिश्चितता के अधीन कैसे? अब डिसीजन मान लो आपके किए जाते हैं व्यवसाय प्रबंधकों के द्वारा, अनिश्चितताओं से भरा हुआ रहता है व्यवसाय, तो
अब इसमें मांग की भी अनिश्चितता है, संस्था के लिए लागत क्या रहेगी, कीमत क्या रहेगी, बिक्री कितनी होगी, स्टॉक के लिए क्या है, पूंजी के लिए क्या है। तो इन कई समस्याओं का सामना व्यवसायिक को करना पड़ता है। तो व्यावसायिक प्रबंधकों को यही ध्यान रखना है कि जो आर्थिक सिद्धांत है उनको अच्छे से ध्यान रखे, समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भी बाजार व्यवसाय में सरकार की नीतियों का भी प्रभाव पड़ता है, तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए निर्णय करना होता है। तो ये मुख्य अपने जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र अपने पढ़े। इसके बाद में है व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य संबंध क्या होता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, और अर्थशास्त्र की भी परिभाषा आपको बताई थी। अब अर्थशास्त्र क्या है कि मुख्यतः दो शाखाओं में बटा हुआ रहता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विशेषताओं में आपने पढ़ा होगा कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्यतः है क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्यतः व्यष्टि शास्त्र पर भी निर्भर होता है, अर्थात उसी के सिद्धांतों को से संबंधित होता है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, उसी की नीतियों का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन ये भी बताया था कि इसको समष्टि अर्थशास्त्र पर भी सहारा लेना पड़ता है। तो इन दोनों के मध्य क्या अंतर है, उनको मुख्य अंतर तो क्या हो सकता है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का ही प्रयोग होता है, जबकि अर्थशास्त्र में सभी सिद्धांतों का प्रयोग होता है, और व्यावसायिक में केवल आर्थिक का। अन्य जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन ये नहीं करेगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र व्यष्टि और समष्टि दोनों से है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, व्यक्तिगत, यानी क्योंकि व्यष्टि से संबंधित है तो व्यक्तिगत ही है, क्योंकि व्यवसायिक संस्था एक फर्म है तो अकेली फर्म है तो वो व्यष्टि से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र दोनों से संबंधित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको केवल व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभ सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आपको अर्थशास्त्र में सभी सिद्धांतों जैसे वो वितरण की मजदूरी, लाभ, ब्याज, व्यापार चक्र, आपको समष्टि सभी अर्थशास्त्रों का अध्ययन, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो ये मुख्य आपको बिंदु थे जिनके माध्यम से आप अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में अंतर आपने देखे। इसके बारे में एक कोटेशन है केन्स के द्वारा, जब कभी भी मैं प्रमुख ब्रिटिश अर्थशास्त्री से 5 प्रश्न पूछता हूँ तो उनके 6 उत्तर आते हैं। क्यों? अब क्या है कि व्यावसायिक वर्ग में अर्थशास्त्र, इसका कारण यही है कि ये सिद्धांत जो है उनको व्यवहार में प्रयोग करने पर, अर्थशास्त्री सिद्धांत होते हैं उनको व्यवहार में प्रयोग करने पर उनके कई रिजल्ट देखने को अलग अलग मिलते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा था। अब आज की वीडियो में आप सबने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र और अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से क्या क्या संबंध होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।